Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your professor of principle of microeconomics. Today we will discuss the utility maximization rule and we will discuss also economics. Either economics is art or science. Although we have discussed it before, हम इसे थोड़ा सा टच कर चुके हैं। डेफिनेशंस जब हमने पढ़ी थी तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है, लेकिन हम इसके ऊपर आज और ज़रा थोड़ी सी वी विल शेड अ लाइट ऑन दिस वन। और हम इसके बाद बजट लाइन को रीड करेंगे और कंज्यूमर चॉइस कैसे बनाता है। जो एक कंज्यूमर है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर विद रिस्पेक्ट टू हिज पॉकेट, वो अपनी पॉकेट को देखते हुए किस तरीके से वो अपनी चॉइसेस को बनाता है। एंड वी विल स्टडी द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल। और इस क्लास में हम सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच पढ़ेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ेंगे, तो हम ग्राफिकल अप्रोच पढ़ेंगे टुवर्ड द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो ये आज के हमारे कंटेंट्स हैं दैट वी विल स्टडी टुडे। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड चॉइस। कुछ कुछ क्रिटिसिज्म इकोनॉमिक्स के ऊपर आती है। हमने पिछले लेक्चर्स पढ़े थे और तकरीबन हमने 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और ज़्यादा फोकस मेरा चॉइसेस के ऊपर रहा है, मेरा यूटिलिटी के ऊपर रहा है, एमआरएस के ऊपर रहा है कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी चॉइसेस बनाता है, वो किस तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर ट्रेड ऑफ करता है। ये हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो इकोनॉमिक्स के ऊपर आती है, वो कहते हैं जी हमने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मोर इज़ प्रेफर टू लेस। और जब हम कहते हैं कि मोर इज़ प्रेफर टू लेस, तो इसके ऊपर कुछ लोग जो हैं, कुछ लेमैन जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एक वर्ल्डली इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं, कि ये एक सेल्फिश बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। ये एक ये देखिए ना कि मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोस्टली हम जब मस्जिदों में जाते हैं या कहते हैं जी ये ज़्यादा की भाग दौड़ ने लोगों को पागल कर दिया, इस तरह के वर्डिंग सुनने को मिलते हैं ना कि ज़्यादा और ज़्यादा। और इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर तो बेस करती है कि मोर इज़ प्रेफर टू लेस। ये जो मोर इज़ प्रेफर टू लेस जिसकी बेस पे हमने इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखी है, और हमने ये कहा है कि मोर हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, ज़्यादा यूटिलिटी देता है टुवर्ड द मीन कि वो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। हम बजट कंस्ट्रेंट से हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर लें। तो ये एक क्रिटिसिज्म है जो इकोनॉमिक्स के अंदर फ्रीक्वेंटली मिलती है। लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि मोर इज़ प्रेफर्ड, इट इज़ समहाउ सेल्फिश बिहेवियर। तो इसकी जो क्रिटिसिज्म है मोर इज बट एक किस्म का ये सेल्फिश बिहेवियर को डिनोट करता है। इसको भी आज हम एड्रेस करेंगे, राइट। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो हमने एमआरएस पढ़ी, एक क्रिटिसिज्म तो ये हो गया, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये मोर इज़ प्रेफर टू लेस किस लिए है। और जो जो एक और हमारे जो एक क्रिटिसिज्म मिलती है कि जी देखें जी इकोनॉमिक्स जो है वो हम कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये हम कहते हैं कि जी हम सुपर स्टोर के ऊपर जाते हैं या हम ये चीज़ें करते हैं। तो हमने तो कभी नहीं किया। मतलब हमने एमआरएस पढ़ा और हमने कहा कि इट इज़ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, राइट। हम इंडिविजुअल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो मुझे आप सब स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर सुन रहे हैं वो मुझे बताएं कि क्या वो कभी सुपर स्टोर में गए हैं, तो क्या उन्होंने कभी ऐसी कैलकुलेशंस की हैं
कि मैं कितने बर्गर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जी, मैंने एक पेप्सी ली तो इसके लिए मैंने कितने बर्गर को सेक्रीफाइस किया, यही हम एग्जाम्पल लेकर चले। क्या हमने देखा है कि हमने एक शर्ट खरीदी है तो इससे मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कितनी हुई है? कभी हमने ये कैलकुलेशंस की हैं? तो ये चीज़ जो है, ये एक क्रिटिसिज्म मिलता है जी जब हम ये चीज़ें सुपर स्टोर में आप सुपर स्टोर में जाते हैं तो रैंडमली चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। ये भी होता है कि आपके पेरेंट्स आपको दही जो है खरीदने भेजें तो आप लस्सी ले आएँ। ये भी होता है कि आप जीन्स खरीदने जाएं तो आप जो है वो कुर्ता और शलवार कमीज खरीद के ले आते हैं। तो हमने कभी ये कैलकुलेशंस नहीं की। तो एक तो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आता है कि जी देखें जी, इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो हम इतना ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर इकोनॉमिक्स के ऊपर होता है, वो जो कंप्लेंट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स अप्रोच है कि जी जो इकोनॉमिक्स अप्रोच है ये वैसी नहीं है जैसे फिजिक्स की अप्रोच होती है। फिजिक्स में पता है जी ये जो है डिस्टेंस जो है वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो इस तरह की कुछ हमें कैलकुलेशंस मिल जाती है। हम मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर्स, फिजिक्स में ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। हम जो है वो सरकमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में कभी, मुझे आप सारे स्टूडेंट्स बताएं, कभी किसी ने कैलकुलेशंस की हैं? तो ऑफ कोर्स नहीं की होंगी। तो ये एक कंप्लेंट्स है जी। तो फिर वाई वी आर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स, राइट? जब मुझे पता ही नहीं है, हम करते ही नहीं है किसी की कि ये एक जो है वो मुबशर है या नज़ीर है या कोई फातिमा है, ये कैलकुलेशंस अपनी यूटिलिटी की करती नहीं है कि हम कोई डेटाबेस है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इस कंट्रीज़ की जो है वो इंडिविजुअल यूटिलिटी ये है जी, ये उसकी जो है वो MRS है, राइट? हमने कभी कैलकुलेशंस नहीं की। तो क्या मतलब हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी चाहिए? वैसे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही आंसर होगा कि नहीं पढ़नी चाहिए। पर हम इसको आज ये जो क्वेश्चंस हमने किए इसको एड्रेस करते हैं, राइट? दूसरी जो कंप्लेंट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है वो हमारे पास ये आती है कि जी जो मतलब मोर टुवर्ड द सेल्फिश, कि मोर इज़ प्रेफर टू लेस। हम कहते हैं कि मोर इज़ प्रेफर टू लेस, राइट? तो ये एक सेल्फिश बिहेवियर को जो है वो प्रेडिक्ट करता है, या ये एक सेल्फिश बिहेवियर जो होता है तो उसको ये डिनोट करता है कि हम जब हमारी इकोनॉमिक्स की फंडामेंटली इसी के ऊपर बेस कर रही है कि मोर इज़ मोर मोर मोर, कि ज़्यादा की चाह ने लोगों को जो है वो पागल बना रखा है। इसी तरह के हमें कुछ फ़िक्रे और कुछ शायरी करते नज़र आते हैं, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक्स का जो देखें, इसका एक आंसर तो ये है, जो ये कंप्लेंट है कि हम कहते हैं कि मोर इज़ प्रेफर टू लेस, कि लोग जो हैं वो ज़्यादा की दौर में जब लग जाएंगे तो हम कहते हैं कि ये मतलब हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो जाएंगी, हर बंदा ही ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के मेरे पास और ज़्यादा हो। देखिए, जब तक यूटिलिटी मैक्सिमाइज तब होगी जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए। तो ये एक क्रिटिसिज्म आती है। इस क्रिटिसिज्म का बड़ा क्लासिक जवाब है, वो ये है कि यूटिलिटी इज सम हो, हम कहते हैं कि इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन लेवल, कि हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्टडी ऑफ दैट, राइट? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मतलब जो उसकी पीपल को चॉइसेस है, चॉइसेस किस लिए हैं कि उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। मोर इज़ प्रेफर टू लेस, मोर जो है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल किस लिए कि वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम मोर को प्रेफर नहीं करेंगे तो उसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जो फिलैंथ्रोपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, या एक बंदा जो है वो सारी दुनिया को छोड़ के वो इबादत करता है, वो चैरिटी का वर्क करता है, वो जो है वो लोगों को गिव अवे, मतलब वो खुद ज़्यादा नहीं लेता, वो अपने बहुत से ईदी फाउंडेशन देखे होगी, जो हमारे ईदी साहब थे, तो वो तो उनका तो यही था कि वो लोगों को देते थे,
उन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शंस नहीं की, उन्होंने मोर इज़ प्रेफर टू लेस के रूल्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगेन ईदी साहब हों, अगेन अखुवत फाउंडेशन हो, अगेन कैंसर हॉस्पिटल हो, इन्होंने एक फिलांथ्रेपी वर्क किया है। इन्होंने मोर इज़ प्रेफर टू लेस को नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अगेन ये फॉलो कर गए। वो क्या है? वो है सेटिस्फैक्शन। एक मंदिर में बैठा हुआ, एक मस्जिद में बैठा हुआ जो 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 स्कॉलर है, एक मंदिर में बैठा हुआ है। और कुछ तो हिंदुइज्म में ऐसे होते हैं कि 12-12 साल जो है वो जंगलों में रह लेते हैं। कुछ लोग जो हैं दुनिया तर्क दुनिया, आपने सुना होगा कि जो दुनिया को छोड़ के अल्लाह की राह में जो है वो लग जाते हैं। तो वो भी एक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पे लगे होते हैं कि जब ईदी साहब लोगों को गिव अवे करते थे तो वो कहते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसी तरह मदर टेरेसा को देखें तो उसने कहा था कि जी आप बताएं आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? तो वो कहती है कि जब मैं लोगों की खिदमत करती हूँ और उनके चेहरे पे खुशी आती है तो मुझे इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। दैट्स व्हाट इकोनॉमिक्स इज़। एक मंदिर में बैठा हुआ बंदा भी अगर इबादत कर रहा है, अगर मस्जिद में बैठा हुआ एक स्कॉलर इबादत कर रहा है, अगर तर्क दुनिया में कोई लगा हुआ है, अगर ईदी साहब है वो लोगों को पैसा और लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, वो खुद अपना भी सारा उन्होंने जो है वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी ईदी के नाम लगा दी, या इमरान खान ने अपनी सारी की सारी जायदाद जो है वो शौकत खानम ट्रस्ट के ऊपर लगा दी, तो उससे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। तो ये एक चीज़ है। इस क्रिटिसिज्म का जवाब, क्लासिक जवाब ये है कि हम कहते हैं कि ये अगर कोई बंदा लेस को भी प्रेफर कर रहा है तो उससे उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज करती है। तो एक तो इसका जो है वो क्लासिक आंसर ये हो गया कि अगर हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट द सेल्फिश, इट्स नॉट अबाउट द सेल्फिशनेस, ये कोई ग्रीड नहीं है कि जब आप मोर एंड मोर जो है वो कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा है, मोर इज़ प्रेफर टू लेस, तो हम ये हरगज़ सेल्फिश का मतलब नहीं है। ये एक रैशनल बिहेवियर है, ये एक रैशनल डिसीजन मेकर है, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि हर बंदा, दुनिया में हर बंदा जो है वो एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल के ऊपर अमल कर रहा है। वो क्या है? वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। कभी किसी ने नहीं कहा अगर कोई अपनी सारी की सारी जायदाद दे देता है, अगर बिल गेट जैसा अमीर तरीन बंदा भी है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, और कोई ऐसा है कि वो अपनी सारी की सारी दौलत लटा देना चाहता है, अगर कोई मंदिर में बैठा हुआ बंदा है, अगर कोई मस्जिद में बैठा हुआ स्कॉलर है, अगर कोई गिव अवे कर रहा है, अगर कोई टेक अवे कर रहा है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक चीज़ के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। अब तो इकोनॉमिक्स जो इतनी वास्ट हो चुकी है, क्राइम इकोनॉमिक्स आ चुकी है। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी जब तक हम क्राइम ना करें हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ता। तो पूरी दुनिया सेल्फिश, ये नॉट अबाउट द सेल्फिशनेस, इट्स अबाउट द सेटिस्फेक्शन लेवल, कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कैसे इंक्रीज करता है। दैट डिसिप्लिन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। when we studied the choices of the people, choices, why choices? because जो choices का हेर फेर है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेक्रीफाइस किया जा रहा है, वो किस लिए है? कि मेरी यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, राइट? तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म का आंसर तो हो गया ये वाला, कि हम कहते हैं जी मोर, जो हम कहते हैं जी मोर इज़ प्रेफर टू लेस, और ये ग्रीडीनेस के ऊपर है। तो दिस इज़ द क्लासिक आंसर कि सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, डिफरेंस कर्व की बात करते हैं, तो हर बंदा जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने में लगा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो गया कि इट्स नॉट अबाउट दैट। और जो पहली क्रिटिसिज्म है जो हमने पिछली स्लाइड में देखी है कि हम ये कैलकुलेशंस नहीं करते, ठीक है ना, इसका हम अगली स्लाइड में आंसर देखते हैं, राइट? यहाँ पे हमने देखा कि जो हम ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो जो डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है, जो यूटिलिटी साइड, जो कंज्यूमर साइड इकोनॉमिक्स है, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये याद रखना है किसी ना किसी फॉर्म में। जो भी टीचर्स आपको
ये चीज़ें करवा रहा है। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या है। डिफरेंट नेम से इसको जो है वो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये चीज़ होगी आपके पास कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, दैट इज द यूटिलिटी मैक्सिमम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर इज व्हाट, दैट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव मेन फंक्शन क्या है कि वो अपने बजट कंस्ट्रेंट को देखते हुए अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। जब अपनी वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज, मेरी कुछ इनकम है 10, 20, 30 हज़ार, जो जिन लोगों की इनकम होती है 10 हज़ार होती है, 20 हज़ार, 1 लाख होती है, या बहुत ज़्यादा रिच मलक रियाज जैसा बंदा भी है, तो उसके पास भी बजट कंस्ट्रेंट है, राइट। बजट कंस्ट्रेंट है, उस कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए वो कहता है कि मैंने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो ये एक फंडामेंटल, और इसके लिए जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ जो है, एक और अजम्पशन हम अप्लाई करते हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज तब होगी जब दैट पर्सन विल स्पेंड ऑल हिज इनकम, ऑल हिज और हर इनकम, कि अगर अपनी वो टोटल इनकम को जो है वो स्पेंड करे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, राइट। अब देखें कि कुछ लोग कहते हैं जी सारी चीज़ें खर्च कर दें तो इससे यूटिलिटी तो मैक्सिमाइज नहीं होती। कुछ लोग जो है वो बैंक्स में बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो देखें जो बैंक्स के जो अकाउंट हैं उनके नाम देखें, सेविंग प्रोडक्ट, वो आप कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। वो जितने भी सर्विसेज हो, गुड्स की कभी बात नहीं करते हम, गुड्स इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। तो वो कहते हैं जी हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम क्या है, करंट अकाउंट, वो इस तरह की सेविंग अकाउंट, दूसरे जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स होती है। और दूसरी बात ये होती है कि एक और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है कि हम कहते हैं कि टोटल इनकम स्पेंड। अगर आप डिटेल इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो उसमें यह भी होता है कि जो सेविंग होती है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होती है, राइट। तो हम सेविंग भी करते हैं, तो ये हमारी एक गुड है। जिस तरह हम कहते हैं बर्गर है, हम कार्स वाश सर्विस लेते हैं, ये मेरी महीने की जो है वो मैं किस तरीके से वो अपनी इनकम को, पूरी इनकम को अगर मैं स्पेंड करूं तो मेरी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज करता है। मैं कार वॉश भी करवाता हूँ, ये सर्विसेज लेता हूँ, मैं ड्रेस भी खरीदता हूँ, मैं घर का जो है वो रेंट भी देता हूँ, मैं जो है वो जो अपने दूसरे घर की मेंटेनेंस भी करता हूँ, मैं इसके अलावा डेली एक्सपेंडिचर फूड करता हूँ, ठीक है, मैं बर्गर भी खाता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो करता हूँ, और इसके साथ मैं सेविंग भी करता हूँ। तो सेविंग बजाते खुद एक कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि पीपल अर्न टू स्पेंड। हम ये इनकम, कभी कभी ये होता है कि हम आज की इनकम इसलिए सेव रखते हैं कि फ्यूचर में इसको स्पेंड करेंगे, राइट। हम सेविंग किस लिए करते हैं, तो हम जो अगर 10 साल के बाद जो है वो बच्चों की या बेटी की शादी कर देंगे, तो वो इसलिए, जितने भी लोग सेविंग कर रहे हैं वो स्पेंड करने के लिए कर रहे हैं, राइट। और जो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर बंदा सारी अपनी इनकम को स्पेंड करे रैशनल वे से, तो ये एक अजम्पशन है कि इफ़ ही और शी विल स्पेंड हिज टोटल इनकम, देन वो जो इंडिविजुअल विल बाय दूस क्वांटिटीज ऑफ गुड दैट विल मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने मोस्टली सर्विसेज को नहीं लिखा, तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे गुड है तो स्लैश में सर्विसेज भी कर सकते हैं। और उसके बाद यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का रूल क्या है मेन, एंड फॉर विच द MRS इज इक्वल टू द रेट एट विच द गुड्स कैन बी ट्रेडेड वन फॉर द अदर इन द मार्केट प्लेस। कि हम जो कहते हैं कि जो ट्रेड ऑफ है, हम बर्गर को पेप्सी के ऊपर जो हम ट्रेड कर रहे हैं, कितने बर्गर दे रहे हैं, पहले हमने जितनी भी बात की थी वो हमने इन क्वांटिटी टर्म में बात की थी, हमने प्राइजेस का हम बीच में लेकर ही नहीं आए थे। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर हमने ये पहले अजम्पशंस दी कि अगर हमारे पास जो इकोनॉमीज के अंदर मनी ना हो, ठीक है ना, ट्रेड, और ये आज से 2-4 हज़ार 5 हज़ार साल पहले ये होता था कि लोग गुड्स, एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स लेते थे, जब मनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हमने जो MRS है इन क्वांटिटी टर्म में देखा, तो हम ये कहते हैं कि इफ इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड X टू द प्राइस ऑफ गुड Y, तो ये एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल है कि MRS जो है, जो हम बर्गर को हम पेप्सी के साथ हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं,
दैट इफ दैट विल बी इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ द प्राइसेस। तो ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल टाइप का यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के यूटिलिटी कब मैक्सिमाइजेशन होती है कि जब हम हमारी एमआरएस किसी भी दो गुड्स एन गुड्स एमआरएस एन गुड्स के रिलेटेड भी हो सकती है कि 10 है 20 है 50 है 100 है। तो हम अगर कहते हैं कि इनकी ट्रेड ऑफ एक दूसरे के साथ ट्रेड ऑफ इनकी मार्केट प्राइस रेशियो के इक्वल हो, तो ये हमारे पास जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल होता है। ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। इसको हमने ग्राफिकल भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। ग्राफिकल ये थ्योरेटिकल हो गया, ग्राफिकल जो है वो आज की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ग्राफिकल हम मैथमेटिकल नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। याद रखें माइक्रो इकोनॉमिक्स को सही पढ़ने का तरीका ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को सही पढ़ाने का तरीका ये है कि आप उनको पहले थ्योरेटिकल बताएं, फिर उनको ग्राफिकल बताएं, या ग्राफिकल को स्टडी करें या और उसके बाद मैथमेटिकली पढ़ें। तो ये तीन जो भी अच्छी बुक्स होती हैं वो इन तीनों चीज़ों को, एक टॉपिक को वो पहले थ्योरेटिकली, फिर ग्राफिकली और फिर न्यूमेरिकली जो है वो किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गई जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल। अच्छा, इसके बाद हमने ये एमआरएस पढ़ी और हमने ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म को हमने थोड़ा सा डिले इसलिए कर दिया था, जो हमारी वेरी फर्स्ट सेकंड स्लाइड थी कि जो हमारा मेजर क्रिटिसिज्म जो करते हैं जी, देखें हम कैलकुलेशंस करते नहीं हैं, हम इसकी बात करते हैं, कैलकुलेशंस नहीं की जाती, ये क्रिटिसिज्म है। कभी कोई हाइपर स्टोर में सुपर स्टोर में दुकान पे गया हो तो रैंडमली चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, एमआरएस तो हम फाइन नहीं करते, ठीक है, हम यूटिलिटी को कैलकुलेशंस नहीं करते। कभी कोई नेशनल डेटाबेस ऐसा नहीं आया कि हम कहें कि ये मेरी यूटिलिटी है और यूटिलिटी इस तरीके से मैक्सिमाइज हो रही है, मेरी आज की यूटिलिटी जो है वो 2 थी 3 थी 4 थी 10 थी, ठीक है, फलां बंदे की यूटिलिटी मलक रियाज की यूटिलिटी है 400 है, 10,000 है, 5,000 है, फलां बंदे की 2,000, ऐसी कैलकुलेशंस नहीं की जाती। तो वाई देयर इज़ इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट, तो इकोनॉमिक्स को फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है? दैट्स द मेन थिंग। तो इसका जो आर्गूमेंट का, अगर आप इन डेफिनेशंस को पढ़ें जो हमने पीछे पढ़ी ही है कि एम आर एस इज इक्वल टू मार्केट रेशियो प्राइस, या एम आर एस इज द मूवमेंट अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, तो ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। इसका आंसर ये है कि जो है मतलब आप क्रिकेट को देखें, क्रिकेट जो मतलब एक ख़ास एंगल से अगर 6 लगाया जाए, वो कहते हैं कि जी अगर 45 एंगल से 6 मारा जाए तो वो 6 होता है। आपने क्रिस गेल के छक्के देखे होंगे, इरशाद फरीदी के छक्के देखे होंगे, तो वो बड़ी एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप शाहिद फरीदी से या क्रिस गेल से पूछें कि जी आपने ये जो छक्का मारा था किस एंगल से मारा था, 45 डिग्री का आपने बनाया था, कोई वो पहले कैलकुलेशंस करके आते थे? वो शायद कैलकुलेशंस, हफीज़ जो हमारा कैप्टन था इसको कहते थे कि ये बड़ी कैलकुलेशंस करता है, इसलिए इसका नाम प्रोफेसर रखा हुआ था, प्रोफेसर हफीज़ इसका नाम रखा हुआ था, जो हमारे सरगोदा से जो हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं, ओपनर प्लेयर भी रहे हैं। तो कभी शाहिद फरीदी से या प्रोफेसर हफीज़ से पूछ लें, क्रिस गेल से पूछ लें, ठीक है ना, वाटसन से पूछ लें, किसी भी क्रिकेट के प्लेयर से कि किस एंगल से आपने छक्का मारा था, उसने कैलकुलेशंस की? नहीं की, वो कैलकुलेशंस नहीं करते। तो क्या अगर उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की तो फिजिक्स के रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं, फिजिक्स के रूल अगेन अप्लाई करते हैं। यही तो वो कैलकुलेशंस है जो बाद में देखते हैं कि किस एंगल से इसने छक्का लगाया हुआ था, ठीक है ना, वो पूरा एंगल बना के देखते हैं कि कितने मीटर चला गया है। वो कैलकुलेशन उन्होंने, गेंद जहाँ पे गिरती है जाके, तो वहाँ से कोई बंदा फीता लेके नहीं आता कि कैलकुलेशंस करें कि ये इसने 104 मीटर का छक्का मारा है, या इसने 196 मीटर का जो छक्का मारा है, या उसने 105 मीटर का छक्का मारा है। किसी ने कभी कोई कैलकुलेशन, वो एंगल देखते हैं कि किस एंगल से बैट को घुमाया, किस एंगल से बॉल भी। तो ये सारे फिजिक्स के रूल, चाहे जो है क्रिस गेल ने कैलकुलेशन नहीं की थी, तो ये फिजिक्स के रूल वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर वहाँ पे होते हैं तो वाई नॉट इन इकोनॉमिक्स? अगर हमने कभी हाइपर स्टोर में जाके कैलकुलेशंस नहीं की तो हम कैसे कह सकते हैं
कि जी फिज़िक्स के रूल अप्लाई नहीं करते, कभी हार्ड कोर और कभी हमने इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं की, लाइटनिंग कैलकुलेशंस हमने कभी नहीं की, तो इसलिए जो है इकोनॉमिक्स मॉडल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एक बेसलेस क्रिटिसिज्म है। तो दूसरी तरफ देखा जाए फिजिक्स के रिलेटेड जो हमने एग्जांपल दी, इसी तरह हम इकोनॉमिक्स मॉडल्स में हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर्स में बात की कि हम बहुत सी चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। ये भी एक इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म है। और ये चीज़ जो है, बहुत सी चीज़ों को हम अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशंस बना लेते हैं, बहुत सी चीज़ों को फिक्स रखते हैं। जब हमने देखे बात की है ना, हमने बात की है कि जब जब एक जो इकोनॉमिक्स मॉडल है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ये मोर इज़ प्रेफर टू लेस। हमने ये चीज़ें जो हैं वो बात अगेन एंड अगेन की कि लोग जो है ये इकोनॉमिक्स मॉडल्स, बहुत से इकोनॉमिक्स मॉडल्स हैं। जब मैं कहता हूँ मेरी अगर इनकम बढ़े या ना बढ़े, मैं चीज़ों को और इसमें और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है मेरी इनकम ना भी बढ़े, मेरे एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज करते, मेरा फैमिली स्टेटस है, मेरी इनहेरिटेंस में वेल्थ है, बहुत से और फैक्टर्स होते हैं जो ये चीज़, तो हम उन सारे फैक्टर को फिक्स कर देते हैं। तो यही चीज़ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में की जाती है। जब प्रेशर का इम्पैक्ट जो है वो वॉल्यूम के ऊपर चेक किया जाता है तो टेम्परेचर और बहुत सी वर्क इन्वायरमेंट, ये चीज़ें फिक्स रखी जाती हैं। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री में बहुत से मॉडल्स ऐसे हैं कि हम रूम टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो है वो हीट के ऊपर देखते हैं। तो उस दिन का सनी वेदर और रेन वेदर हम इन चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। इसी तरह एक अगर साइंस का बंदा एग्रोनॉमिस्ट है तो वो जब फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट जो है वो वीट की प्रोडक्शन के ऊपर चेक करता है, तो वो लेबर उसने जितनी काम लगाया हुआ है, जितनी उसने लेबर, उसको भी फिक्स कर देता है, उसका फैक्टर भी नहीं चेक करता। इसी तरह वो फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट जब प्रोडक्शन के ऊपर करता है तो रेन वाटर, उसकी इंटरप्रेन्योर स्किल जो है, उन सब को फिक्स रख देता है। ठीक है ना, तो इकोनॉमी में तो ये होता है। हार्ड कोर साइंसेस जितनी भी होती हैं, उन जिस तरीके से वो वर्क करती हैं, इकोनॉमिक्स भी वैसे ही वर्क करती है। आप कहीं से भी चेक कर लें, कोई सा भी आप साइंटिफिक मॉडल्स देख लें, तो जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जब हम इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की हम जो हमारी नेशनल इनकम के इसके डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, हम देखते हैं कि जब जो हमारी नेशनल इनकम है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगर हमने फॉरेन रेमिटेंस के बाहर से जो पैसा आ रहा है, इसका हमारी नेशनल इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो हमने बहुत सी चीज़ों को फिक्स रखा हुआ है। वो कौन सी चीज़ें फिक्स रखी हुई है, हमने अपने ही लोगों की जो हार्ड वर्क जो है वो फिक्स रखी हुई है, अपनी प्रोडक्शन लेवल फिक्स रखा हुआ है, हमने जो बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं उनको हमने फिक्स रखा हुआ है। जब हमने सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस का इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर हमने चेक किया है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को हमने फिक्स रखा हुआ है। तो हमारी नेशनल जो दूसरी जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेंट्स हैं, हम उनको फिक्स कर देते हैं जब एक का इम्पैक्ट हम नेशनल इनकम के ऊपर देखते हैं। इसी तरह हम जब कंज्यूमर जब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये देखते हैं कि हम एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी को के ऊपर क्या है, तो हम ये चीज़ जो है वो हम जिस तरह हार्ड कोर साइंस में करते हैं इसी तरह भी करते हैं। इसीलिए जो हमने लाइटनिंग कैलकुलेशंस और हार्ड कोर साइंस और दूसरी चीज़ों से सिंपल मीनिंग में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट आर्ट्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। राइट। इसके बाद जो है हमने बात की, अब थोड़ा सा हम इसको जो है वो ग्राफिकली देखते हैं कि हमने बात तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की। अभी तक हमने बजट कंस्ट्रेंट के मेरी पॉकेट के जो अपनी पॉकेट्स को देखते हुए मैंने देखना है कि मैंने अपनी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज करनी है। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट में अब हम प्राइजेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो प्राइजेस का इम्पैक्ट जो है हम देखते हैं कि अगर लेट्स से कि इकोनॉमी के अंदर दो ही गुड्स हैं, तो एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है, कि अगर जो दो गुड्स बर्गर और पिज़्ज़ा, हम कहते हैं कि ये पेप्सी और बर्गर, दो चीज़ों को हमने देखना है कि अगर मेरे लिए अवेलेबल सिर्फ ये दो गुड्स हैं। ये देखें, हम बड़ी आइडियल सिचुएशन में बात कर रहे हैं और ये थ्योरेटिकल वर्क है।
इसलिए इसको ज़्यादा जो है वो मतलब आपने ये सपोज करना है कि इकोनॉमी के, हालांकि देर आर एन गुड्स, तो जब 100 गुड्स Px1 X1 P प्लस P, तो ये X1 X2 X3 X4 के 100 गुड्स हैं, तो भाई मोस्टली ये कहते हैं कि जी हमारा जो है वो हमेशा होता नहीं, हम दो तो किसी इकानमी में गुड्स नहीं होती, हम अजम्पशन सिर्फ अज्यूम करते हैं, और इसको एन गुड्स के रिलेटेड भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो एक तो हो गया कि हमारे पास अगर 2 गुड्स हैं तो मेरी टोटल इनकम क्या होगी। इनकम का तो एक मुझे आपने मुझसे पूछना हो ना कि मेरी इनकम क्या है, एक तो है कि जी सैलरी है, लेकिन दूसरी दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें एक बड़ा प्रवर्ब के मर्द से उसकी सैलरी ना पूछो और औरत से उसकी एज ना पूछो। तो ये अनएथिकल है कि किसी का पूछना कि आपकी बताएं जी इनकम क्या है। तो दूसरा तरीका ये होता है इनकम को कैलकुलेट करने का कि वो देखें कि वो स्पेंड क्या कर रहा है, जितनी उसने एक्सपेंडिचर की हैं। अगर हम सारा, मैंने कार के ऊपर कितना लगाया, रेंट कितना दिया, मैंने जो है वो डेली फूड्स कितनी लेता हूँ, मैं डिनर कितने का करता हूँ, मैं क्लॉथ मंथली कितने के लेता हूँ, शूज़ लेता हूँ, हेयर कट करवाता हूँ, जितनी भी एक मंथ की देखेंगे तो वो मेरे, जब आप एक्सपेंडिचर को कैलकुलेशन करेंगे तो वो मेरी इनकम आ जाएगी। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है कि आप जो है, तो अगर इनकम जो कैलकुलेट कर लें एक्सपेंडिचर अप्रोच से, तो अगर कहा जाए कि इकानमी में सिर्फ 2 गुड्स हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, या बर्गर है या पेप्सी है, या 2 गुड है एक्स और वाई है, तो मैं कैसे इनकम को कैलकुलेट करूंगा। तो मैं कहूँगा कि जो एक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, कि मैंने 2 बर्गर खरीदे, अब मैंने 4 बर्गर खरीदे एक हफ्ते के अंदर, अगर मेरे एक हफ्ते की इनकम देखनी है तो मैंने 4 बर्गर खरीदे और एक बर्गर की प्राइस जो 100 रुपीज़ थी, तो बर्गर के ऊपर मैंने कितना स्पेंड किया, तो मैंने 400 स्पेंड किया। इसी तरह जो है वो पेप्सी जो है, रेगुलर पेप्सी, वो 5 रुपये की 25 रुपये की है, तो मैंने 8 जो है वो पेप्सीज एक हफ्ते में जो है वो यूज़ की, गर्मी ज़्यादा है, तो जो मेरी पेप्सी के ऊपर कितनी एक्सपेंडिचर होगी, वो हो गया मेरा 200। तो 200 प्लस 400, तो ये मेरी इनकम आ जाएगी जो है वो 600। तो इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा जाता है पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई लेस देन इक्वल टू बजट कंस्ट्रेंट आई, दैट मीन इनकम। तो ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट है कि मैंने आई इनकम 600 से कम या इक्वल टू स्पेंड कर सकता हूं। तो ये मेरे बजट कंस्ट्रेंट का, तो अगर आप इसका जो है वो स्लोप निकालेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे तो माइनस पी एक्स ओवर पी वाई आएगा, राइज ओवर रन। इसके हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका देखते हैं कि वो हम इसकी जो है बजट कंस्ट्रेंट कैसे निकाल सकते हैं, बजट कंस्ट्रेंट का हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास आ जाती है बजट कंस्ट्रेंट। अगर इकोनॉमी के अंदर पेप्सी है या पिज़्ज़ा है, ये 2 प्रोडक्ट है, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स है, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई है। क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। तो जब हम ये चीज़ देखेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या जो है मैं अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो पेप्सी के ऊपर लगा देता हूँ, पी वाई जिसको हम सपोज कर लेते पेप्सी, या तो मैं सारी पेप्सी ले सकता हूँ। तो वो क्या कितनी परचेज कर सकता हूँ, आई ओवर पी एक्स। मैं अगर कहता हूँ कि मैंने अपनी इनकम का कितना एक्सपेंडिचर जो है फूड के ऊपर किया, तो वो क्या तरीकाकार होता है कि जितनी मैंने इनकम की और जितना मैंने खर्च किया, हम उसकी जो है वो आई ओवर पी एक्स, अगर मैं सारी की सारी उसके ऊपर लगा देता हूँ, तो ये मेरा जो है वो 2 तरीके से हो सकता है कि इफ ऑल ऑफ आई इज स्पेंट ऑन गुड एक्स इट विल बाय आई ओवर पी एक्स, राइट, कि आई ओवर पी एक्स यूनिट ऑफ एक्स हम खरीद सकते हैं। सिमिलरली इफ ऑल इज स्पेंट ऑन गुड वाई इट विल बाय आई ओवर पी वाई, राइट। तो जब हम ये राइज ओवर रन, जब हम इन दोनों की आई ओवर पी वाई डिवाइडेड बाय आई ओवर पी एक्स, जब हम इसकी रेशो लेंगे तो वो हमारे पास स्लोप आ जाती है माइनस पी एक्स ओवर पी वाई। ये अगर आप आई ओवर पी वाई डिवाइडेड बाय आई ओवर पी एक्स निकालेंगे तो ये इसकी स्लोप आ जाती है, और इसकी स्लोप क्या है, माइनस पी एक्स ओवर पी वाई। तो ये स्लोप है इसकी।
तो हमने जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप निकाली थी वो हम आगे देखते हैं, वो क्या है। तो ये पी एक्स ओवर पी वाई, और ये हमारा फंडामेंटल जो हमने थ्योरेटिकली पिछली अभी लेक्चर्स में पढ़ा है, पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि ये जो स्लोप होती है, ये अगर एम आर एस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइजेस, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने पिछले स्लाइड में जो ग्राफ देखा था उसकी स्लोप और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इक्वल हो जाए, तो दैट पॉइंट ऑफ टेजेंसी, टेजेंट जहां पे वो टेजेंट हो, जहां पे वो जस्ट टच कर रहे हो, कट ना कर रहे हो, तो वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल है। और ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, और ये फंडामेंटल जो हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल आ जाता है, और दैट इज वर्थ नीड टू बी रिमेंबर, दैट इज द स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जहां पे ये टेंजेंट हो तो ग्राफिकली हमारे पास आ जाएगा कि दैट पॉइंट, दैट इज द यूटिलिटी मैक्सिमाइज एंड दैट इज द फंडामेंटल। और जो आपकी जो कंटेंट्स में भी लिखा हुआ है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल क्या है। तो दो गुड के रिलेटेड हमने देख लिया कि जब एमआरएस, ट्रेड ऑफ वन गुड विद अनदर गुड्स विल बी इक्वल टू देयर प्राइस रेशियो, that will become the utility fundamental utility maximization rule। तो ये हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल। अब 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी। अब देखें कि ये U1 से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती, से ज़्यादा यूटिलिटी U2 देता है, U2 से ज़्यादा यूटिलिटी U3 देता है। तो ये हमने इंडिफरेंस कर्व मैप पढ़ा था। तो जहां पे ये बजट कंस्ट्रेंट के साथ टच करे, या हम कहते हैं टेजेंट हो, दैट टेजेंसी पॉइंट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल। तो 3-4 पॉइंट्स जो है वो वर्थ नीड टू बी फोकस हियर कि ए पॉइंट है, अगर कोई बंदा ए पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनकम तो उतनी ही स्पेंड कर रहा है जितनी उसके पास है, लेकिन जितनी उसको चीजें खरीदनी चाहिए थी वो उतनी नहीं खरीद रहा। ये इर्रेशनल पॉइंट है, ए बी, ये इर्रेशनल पॉइंट है, ये रैशनल चॉइस नहीं है कि आप जो है वो 100 रुपए से अगर 5 चीज़ें खरीद सकते हैं, तो इट इज़ इर्रेशनल कि आप उससे 2 चीज़ें खरीद रहे हैं, राइट। तो ये एक इर्रेशनल पॉइंट है। कि इसी तरह बी है कि आप बी पॉइंट के ऊपर ये है कि आपके पास एनफ पेप्सी है, लेकिन अगर आप उसको ट्रेड कर दें तो आप बर्गर लेके अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कितनी आप एक दिन में पेप्सी 8 की 8 जो है वो पी लेंगे, ठीक है। तो अगर आप, तो ये भी इरेशनल पॉइंट है, आपको कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ। पहली बात तो ये है कि आपके पास 600 रुपया है, लेकिन आपने सिर्फ एक हफ्ते में 4 पेप्सी खरीदी और 2 बर्गर खरीदे। लेकिन अगर आप इसको अगेन रीएलोकेट करें तो आप टेजेंसी पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं, और इस टेजेंसी पॉइंट के ऊपर ये एक फिजिबल पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर वो जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल है, फंडामेंटल रूल है जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, वो यहाँ पे फुलफिल होता है, राइट। कि यहाँ पे देखें कि जो U2 है, इसकी जो स्लोप है जिस पॉइंट पे, इक्वल स्लोप है बजट कंस्ट्रेंट के जो पॉइंट सी है जहां पे ये दोनों टेंजेंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर एमआरएस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो आ जाता है। तो ये है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या डी जो है ये तो ज्यादा यूटिलिटी देता है, तो ये इररेशनल पॉइंट नहीं है, ये नॉन अचीवेबल पॉइंट है। ए और बी तो इररेशनल रैशनल नहीं है। रैशनल का जो उल्ट होता है वो इररेशनल, वो इररेशनल पॉइंट है ए और बी। लेकिन डी जो है वो इररेशनल नहीं है, ये डी जो है वो नॉन अचीवेबल, नॉन अटेनेबल, ये वो पॉइंट है जो हमारी गिवन इनकम से अचीव ही नहीं होता। जैसे मेरे जो है वो एक फिक्स इनकम है, तो मैं कहूँ कि मैं इससे जो है वो लैम्बोर्गिनी या मैं इससे जो है प्राडो खरीद लूँ, तो मेरी जब इतनी इनकम ही नहीं है, मैं जब इनकम ही जो है वो वैगनार या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
हुंडा सिटी स्विफ्ट खरीद सकता हूँ, तो मैं यही खरीदूँ, मुझे प्राडो या लैम्बोर्गिनी या वो इन चीज़ों वो नॉन अचीवेबल पॉइंट हैं, राइट। तो ये ए भी रेशनल पॉइंट है और डी नॉन अचीवेबल या नॉन अटेनेबल पॉइंट्स है। तो एक ही फिजिबल पॉइंट है, वो है सी, वेयर MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशो। तो ये हमारे पास हमने पढ़ लिया है कि टेंजेंसी रूल क्या है, इज़ द नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। समटाइम ये होता है कि यूटिलिटी जो आप का चूँकि जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये पेज नंबर निकलसन एंड स्नाइडर का 102 तक है, तो एडवांस लेवल पे जाएं तो ये लाजमी नहीं होता कि जो यूटिलिटी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कर्वी कन्वेक्स ही हो, ये दूसरी तरह की भी हो सकती है। अगर आप पेज नंबर 113 पे देखेंगे तो ये डिफरेंट काइंड की डिफरेंस कर्व होती है। तो नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो लाजमी नहीं है कि वो जो है वो उसके साथ जब सफिशेंट कंडीशन हो तो यूटिलिटी, नेसेसरी कंडीशन और सफिशेंट कंडीशन। सफिशेंट कंडीशन ये होती है कि एक तो ये है कि वो जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि वो कन्वेक्स हो, और सफिशेंट कंडीशन ये होती है कि पहला कि वो टेंजेंसी हो और दूसरी कन्वेक्स हो। या हम मतलब मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो नेसेसरी कंडीशन होती है, वो हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स में पढ़ेंगे, और सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि आप उसका दूसरा डेरिवेटिव वो लेस देन 1 हो। तो ये जो आपकी जो सेकंड जो पॉइंट है ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगेन तो टेंजेंसी रूल इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिमाइजेशन और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल, राइट। तो अगर कोई एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहता है, थोड़ा सा एडवांस, ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो वो जो है वो सफिशेंट जो है वो कंडीशंस भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ कोर्स में नेसेसरी कंडीशन है जो कि हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल के थ्रू पढ़ेंगे, और वो हमने ग्राफिकली और थ्योरेटिकली अप्रोच से आज हमने पढ़ ली। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी आज की क्लास थी। स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, कोरोना से जो है बच के रहें, घरों में रहें, फिज़िकल डिस्टेंस रखें लोगों के साथ। अल्लाह करे कि हम बहुत जल्द जो है वो कोरोना को बीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।